तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज 18 जनवरी 2025 है और देश दुनिया की ताज़ा खबर पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। तो आज जो है माघ माह के कृष्ण पक्ष पंचमी की भी तिथि है। तो ये हिंदी की तिथि ऐसी चलती है, तो आपको दोनों तिथि का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आप जो है दूसरों से पूछते रहते हो ना, भाई बताओ आज कौन सा डेट है, कौन सा दिन है, तो ये सब आपको कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए, तो एक जो पहला खबर है ना जिस पर अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, वो खबर बहुत ही सिंपल है। और इस खबर को ना मैं थोड़ा सा बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि हर स्टेट में जो है ना जल की एक समस्या बनी हुई है। तो सरकार का जो बेसिक काम होता है वो ये है कि जहाँ जहाँ जल की समस्या है वहाँ जल आपूर्ति करे, और जहाँ जहाँ जल बहुत ज़्यादा है हो जाता है वहाँ से जल की निकासी करवाए। तो मतलब जो एक समाज में जो एक चीज़ें बनती है तो उसको मेंटेनेंस करने का काम गवर्नमेंट करती है। तो अब ये योजना क्या था जिसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। तो हुआ क्या है कि जल जीवन मिशन में एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हासिल की है, और उसी के लिए जो है उनको यह पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसमें बेसिकली जो है इन्होंने सौर ऊर्जा का ना तकनीक का यूज किया है। अब जैसे जहाँ पर बिजली नहीं है, मान लो कि एक गांव है और वहाँ पर बिजली नहीं है, तो अब पानी कैसे वहाँ मतलब जो जल की आपूर्ति कैसे करोगे। ठीक है, तो जल की आपूर्ति इसलिए आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आप कोई ना कोई तकनीक लगाओगे, या तो विंड एनर्जी लगाओगे, सोलर एनर्जी लगाओगे, या फिर थर्मल एनर्जी लगाओगे। कोई भी तो मतलब आप एनर्जी के ही थ्रू करोगे ना। तो उसमें इन्होंने जो सौर ऊर्जा का उपयोग किया, और इस वजह से ये वाला जो इनका जो मिशन रहा ना जल जीवन मिशन, वो बहुत ही हद तक सक्सेस रहा है। इसमें अभी मैं उस कलेक्टर का नाम नहीं लिया हूँ, तो जो ज़िला इसमें बेहतर किया है उस ज़िले के ज़िला को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको याद है, आप लोगों ने शायद शोले फिल्म देखी होगी। अब आप सोच के बताओ, जैसे कि उस गांव में बिजली नहीं है लेकिन पानी का टंकी है, तो आप सोचो कि उसमें पानी कैसे चढ़ता होगा। क्या उस समय सोलर एनर्जी था, क्या सौर ऊर्जा? ठीक है, तो इस पर आप कमेंट करके बताना। या डायरेक्टर का जो है उस समय इस बात का उन्होंने सोचा ही नहीं कि बाद में जा कर के जो है ये वाला एंगल से भी लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो अवार्ड जो दिया जाएगा ये दिल्ली में दिया जाएगा। तो इतना ही था ये, और आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जो है ना हवा की सुधार हो गई है और हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियाँ। तो इस पर हम बात करते हैं। तो जो दिल्ली वाला जो अपना क्षेत्र है, आप सभी जानते हो कि दिल्ली जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है ना बहुत ही मतलब वहाँ का स्थिति खराब रहता है, जिसकी वजह से वो लगातार खबरों में भी बना रहता है। अब इस बार का जो ग्रैप 3 क्या है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लोगे तो इसको अगर आप इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, ग्रेडेड रिस्पॉन्सेस एक्शन प्लान, ठीक है, तो इसको ग्रैप कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, तो ये CAQM, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दो चीज़ें जो है कभी भी आपसे किसी एब्रिएशन में पूछ दिया, एब्रिविएशन में, तो आपको जो है आपसे गलती ना हो, तो मतलब इस वजह से मैंने इस पर चर्चा किया है। तो ग्रैप 3 लागू होने पर जो है क्या होता है कि जैसे निर्माण कार्य हो गया, तोड़फोड़, गैर जरूरी खनन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी जाती है। और जो आपका CAQM ने बताया है कि AQI में जो है सुधार जारी है, और गुरुवार को भी ग्रैप 4 की पाबंदियां पहले ही हटा दी गई थी। अब जो है ग्रैप 3 भी हटा दिया गया है। अभी ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत लागू पर जो मतलब इसके थ्रू जो है पाबंदियां अभी जारी है। अभी आपने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। उसमें क्या होता है ना कि एक भाई साहब पे जो है एक कांस्टेबल जो है आपको पेनाल्टी लगाने का शुरू करता है। बोलता है कि आप जो है गाड़ी नहीं चला सकते हो क्योंकि दिल्ली में जो है ग्रैप 3 लगा हुआ है, और इसके लिए उन्होंने मतलब उसका
चालान काटने का कोशिश किया, फिर दोनों में विवाद हो जाता है, लास्ट में वो काटता नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इसका ये जो समाचार इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये मुद्दा आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें जो है अभी जो है दिल्ली की जो वायु जो गुणवत्ता है उसका जो इंडेक्स मतलब जो जांच किया गया तो उसका 289 है, और इसके बाद जो है आपका ये 350 से नीचे है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये ग्रैप का इतिहास क्या है, ठीक है। तो 2016 में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति इसको प्राप्त हुई थी। 2017 में इसे अधिसूचित किया गया था। दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ये जो सारा दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य है ना कि 13 एजेंसियां मिलकर के इसे लागू करती है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखोगे तो दिल्ली एनसीआर में जो है वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। अब इसी के लिए आप देखते होंगे गाड़ी सब में जो है BS3, BS4, BS6 लाया गया, ठीक है। पहले BS3, BS4 था, फिर इसको सीधा जंप करके BS6 लाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, पर्यावरण की जो में जो हवा की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें हम कितना सफल हो पा रहे हैं, और इसमें आप ये सभी आपको सोचना है। और इसमें सरकार जो है उसकी तो एक भूमिका है ही, हम सब की एक भूमिका बनती है। तो इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर आप कैसे जो है एयर क्वालिटी को कम करने के लिए, अगर आपके पास कुछ विशेष आइडिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगला खबर जो है ना वो हमारा है कि सिंगापुर जो भारत का जो छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, और इस देश को जो है 2023-24 में जो है सिंगापुर को मिला सबसे ज़्यादा, सिंगापुर से जो है भारत को सबसे ज़्यादा FDI मिला है। FDI का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है, और एक FII का भी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। और सिंगापुर की जो सिंगापुर का जो राजधानी है वो कहाँ है, और सिंगापुर में अभी मेरा पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किस किस मतलब कौन सी भारतीय भाषा सिंगापुर में बोली जाती है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताना। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखना, सिंगापुर में कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड है कि जैसे सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंगापुर यात्रा हुआ था, और उसके बाद जो हमारी जो रणनीतिक साझेदारी जो है और बढ़ गई है। सहयोग के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग है, कनेक्टिविटी है, डिजिटलीकरण है, उसके बाद जो है स्वास्थ्य देखभाल है, स्थिरता, शिक्षा और कौशल का विकास है। और ये आपको पता होगा कि एक अपने देश में ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलती है, और इसके अलावा जो है मतलब एक इंडो पैसिफिक विजन का भी जो है उसमें सिंगापुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको और भी चीज़ें अगर जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप के साथ जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डिजिटल भुगतान में जो सबसे आगे आया UPI, दिसंबर में जो है 16.73 बिलियन की लेन देन का रिकॉर्ड हुआ। अब UPI का फुल फॉर्म क्या होता है इतना तो बेसिक आप सभी को जानना ही चाहिए, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, दुख इस बात का होता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे UPI कहते हैं, ठीक है। अब UPI जो है आप अभी के समय में तो जैसे UPI जब नहीं आया था ना तो हम लोग प्लास्टिक कार्ड का यूज करते थे, हर जगह जाते थे और एक उसके पास जो मशीन जो होती है उसमें कार्ड लगाते थे, फिर अपना पिन कोड दबाते थे और पेमेंट होता था। तो ज़्यादातर अगर आज से आप अगर 10 साल पहले ही 12 साल पहले का कल्पना करो इंडिया में, तो ज़्यादातर हमारा जो ट्रांजैक्शन होता था वो कैश में होता था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मॉल में ही कार्ड से पेमेंट लिया जाता था, फिर उस पर कुछ चार्जेस भी वो लोग लगा देते थे, जिस वजह से कस्टमर से भी लिया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि लोग जो है जिनके पास कार्ड होता भी था तो वो भी
यूज़ नहीं करना चाहते थे। अभी के समय में क्या हो गया है कि कस्टमर से तो कोई चार्ज लिया नहीं जाता है, दुकानदार से लिया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया। लेकिन यूपीआई से जो पेमेंट जो है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी चौरस्ते पे चले जाओ, सड़क किनारे चले जाओ, अभी तो हर पानी पूरी वाला जो भी है, ऑटो बस, हर जगह जो है आपको क्यूआर कोड जो है यूपीआई का मिलेगा, आप सीधा पेमेंट कर दो। इसमें ढेर सारी कंपनियां भी है, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। इसके अलावा हर अलग अलग बैंक ने अपना मतलब जो है ऐप बना करके रखा है, तो वहाँ से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके वजह से जो है मतलब जो खुदरा जो है ना, ये 10 रुपये 20 रुपये, इसमें गवर्नमेंट को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, क्योंकि जितने लोग भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, तो उनका भी एक डेटा जो है बैंक में तैयार हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तभी तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं कि जो दिसंबर में जो है 16.73 बिलियन का जो हमारे यहाँ लेन देन हुआ है। और भारत सबसे बड़ा उदाहरण जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का है, जिसने दिसंबर 2024 में यूपीआई ने जो है 16.73 बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया, जिसका मूल्य जो है 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक बहुत बड़ा आप उछाल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है आपको यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यूपीआई का अलावा भी जो है ना, हमारे यहाँ पे जो है एक तत्काल भुगतान सेवा है, जिसको हम लोग IMPS कहते हैं। उससे भी जो है डिजिटल लेन देन में ना एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा मिला है। और इसकी शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। और ये जो है 24/7 जो है उपलब्ध रहती है। और दिसंबर 2024 में ही जो है IMPS के ज़रिए जो है 441 मिलियन की लेन देन हुई थी, जो कि कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो 6.1 लाख करोड़ रुपए था। और यह दिसंबर 2024 के 407.9 मिलियन के लेन देन और 5.58 लाख करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक है। तो इसमें मैं अगर इस डेटा को अगर आपको ज़रूरी है तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन जो मेन जो उद्देश्य है ये है बताना कि इस क्षेत्र में जो है लगातार जो है डिजिटल इंडिया में भारत आगे बढ़ रहा है। और इससे जो है ब्लैक मनी या इस तरीके का जो मतलब काफ़ी इससे रोक ठोक करने में गवर्नमेंट को मदद मिलती है। इसके अलावा आपने एक चीज़ देखा होगा, नोट किया होगा कि जैसे अभी आपका नेशनल हाईवे पे जो है जहाँ पे टोल टैक्स दिया जाता है, वहाँ पे फास्ट टैग का यूज होता है। तो वहाँ पर भी जो है एक तरीके का यूपीआई वाला ही सिस्टम यूज होता है, जिसमें भी आपको सरकार को जो है लगभग कितना बोल सकता हूँ 6070 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है आपको 6642 करोड़ रुपए का यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखा गया था। यूपीआई, IMPS और फास्टैग जैसी डिजिटल सुविधा के कारण जो है आप देख सकते हो कि लेन देन जो है आसान भी हुआ है, तेज़ भी हुआ है और सुरक्षित भी हुआ है। अभी क्या कर सकते हो आप, पर डे जो है यूपीआई से जो है 2 लाख रुपीज़ जो है आप किसी को भी भेज सकते हो। तो एक दैनिक जीवन में काम करने वाले आदमी के लिए ना 2 लाख रुपये भेजना मतलब एक बड़ी रकम होती है। तो ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कि डिजिटल भुगतान में जो है मतलब यूपीआई के थ्रू 16.73 बिलियन की लेन देन का रिकॉर्ड हुआ। और यूनिफाइड ये जो है आपका पेमेंट इंटरफेस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अभी जो है जो अगला खबर जो है वो ये है कि अभी आपको पता ही होगा कि जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने क्या किया है कि जो 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया। अभी इसमें किसको किसको ये दिया गया है उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इससे सम्मानित किए गए खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो डी मुकेश है, डी गुकेश है जो विश्व शतरंज चैंपियन के मतलब खिलाड़ी हैं। मनु भाकर है, इन्होंने पेरिस में ओलंपिक में 2 पदक जीता। और
हरमनप्रीत सिंह हैं और ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान हैं। प्रवीण कुमार हैं जो पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और पैरा हाई जंपर भी हैं। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 4 वर्षों के खेल में जो आपका जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। अब मनु भाकर जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल जो है व्यक्तिगत और मिश्रित जो है मतलब ज्वाइंट वाला जो होता है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और ओलंपिक में एक ही मतलब संस्करण में जो है 2 पदक जीतने वाली वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट बनी है। तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उनका ये जो 10 मीटर वाला है और वो पहली है या इसके पहले भी कोई था जिसके नाम से रिकॉर्ड रहा है। तो ये सब जानकारी आपको ना थोड़ा बहुत रहना चाहिए ताकि आप जब भी आपसे कोई कहीं पूछ दे समाज में, मोहल्ले में, कहीं भी, तो आप उत्तर दे सको। कम से कम ये तो बता सको कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। ठीक है। और ये क्या कहते हो हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कम से कम बेसिक चीज़ें तो जाननी चाहिए ना। और आपको भी जाननी चाहिए, आपके बच्चे को भी जाननी चाहिए। मतलब जिनको इस देश दुनिया में क्या चल रहा है, भारत तरक्की कर रहा है तो कहाँ तरक्की कर रहा है, तो वो तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ कहाँ हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं लोग। तो वो सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच कौन कौन से हैं, तो सुभाष राणा हैं, पैरा निशानेबाजी कोच हैं, दीपाली देशपांडे हैं, निशानेबाजी कोच हैं, संदीप सांगवान है, हॉकी कोच हैं, एस मुरलीधरन जो है बैडमिंटन कोच हैं। उसके बाद जो है अरमांडो एंगेलो कोलाको जो है फुटबॉल कोच हैं। तो ये जो है हमारे सामने 5 कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। आपको कमेंट करके बताना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत में इनका क्या रोल रहा है, ये कौन है, इनका कौन सा बुक जो है बार बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। ठीक है। सिंपल सा है लेकिन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब उकसा रहा हूँ ताकि आप इसका उत्तर दे सको। और इसके अलावा जो है एथलीट सुच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को जो है लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई है। ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो अगला जो खबर है ना वो है आईएमएफ के बारे में। आपको बताना है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है और आईएमएफ का सदस्य इंडिया कब बना है। ठीक है। और तो ये सब थोड़ा सा जानना चाहिए। और आईएमएफ का फुल फॉर्म भी अगर आप अभी तक नहीं बताया हो तो तुरंत कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो आईएमएफ ने 2025-26 में भारत की आर्थिक मजबूती पर जताया है भरोसा और विकास दर जो है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। और इनका जो एक रिपोर्ट आता है ना उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये कौन जारी करता है, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आईएमएफ जारी करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसको संक्षिप्त में डब्ल्यूईओ भी कहते हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2025-26 में मजबूती रहेगी, 6.5% की आर्थिक विकास दर रहने से बढ़ने की मतलब संभावना है। और आईएमएफ की भविष्यवाणी ऐसे समय हुई है जब विश्व बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगा। तो विश्व बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके जो चीफ हैं उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप आज नहीं बताएंगे तो मैं कल के वीडियो में आपको ये बता दूंगा। ठीक है। तो ये सारी बातें थी और आगे बढ़ता हूँ। अब इसके अलावा जो है आईएमएफ ने ये भी बताया कि किस परिस्थिति में जो है क्या क्या मतलब
ये क्यों ऐसा उन्होंने मतलब जो उनका जो अनुमान है वो किस किस बिंदु के आधार पर है, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे और ओलिवियर गोरीचास ने भी कहा है कि वैश्विक विकास इस साल और अगले साल 3.3% पर स्थिर रहने का अनुमान है। दरअसल में कोविड के बाद जो उत्पन्न स्थिति है उस पर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अब फोकस करता है। ठीक है, अब अगली खबर जो है हमारा वो ये है पार्लियामेंट से है कि 31 जनवरी से जो है 4 अप्रैल तक 2 चरणों में चलेगा संसद का बजट सत्र, और इस पर किस किस विधेयक पर सारे लोगों का नज़र रहेगा तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो संसद का जो बजट सत्र है ना वो 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, ये बात आपको याद रहेगा। तो अब ये इसमें क्या क्या होगा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की जो है एक संयुक्त बैठक होगी, और उसमें वित्त मंत्री ये जो निर्मला सीतारमन है वो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। आपको ये बताना है कि जो बजट है इस शब्द का जो है अपने संविधान में मतलब चर्चा किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। बजट सत्र जो है 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद 14 फरवरी से 9 मार्च तक का अंतराल होगा, और दूसरा चरण जो है 10 मार्च से शुरू होकर के 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इस दौरान बहुत सारी बातों पर चर्चा भी होगी, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। और इसमें जो है आपका जो ये आपको पता ही होगा कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के जो है उसके रिपोर्ट पर चर्चा होगी, और इसके अलावा जो है वक्फ संशोधन विधेयक पर जो संयुक्त संसदीय समिति जो है उसकी रिपोर्ट पेश करेगी, तो उस पर भी आपको बातें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार जो है आपके पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान देखने को मिलेगा। ठीक है, पीयूष गोयल जो है ब्रुसेल्स के दौरे पर आज होंगे रवाना, और भारत EU व्यापार समझौते पर करेंगे चर्चा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो EU का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल भाषा में तो यूरोपीय यूनियन होता है, और इसके लिए जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो 18 से 20 जनवरी तक ब्रसेल्स बेल्जियम का दौरा करेंगे। ठीक है, और इस दौरे के दौरान जो है काफ़ी चीज़ों पर बातचीत होगी। आप जानते ही होंगे कि जब 2 देश के मंत्री राजनीति मतलब ये डिप्लोमेट मिलते हैं तो कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है। दोनों देशों का अपना अपना हित होता है, जिसको आप कूटनीति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हो। कहीं उनको विन विन सिचुएशन वाली स्थिति में हर कोई मतलब हर देश रहना चाहता है। ठीक है, मैसेज क्या जा रहा है उस देश को, बहुत सारे बिंदुओं पर जो है जब भी कोई टॉक होता है तो उसमें बातचीत को रखा जाता है। और FTA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मुद्दा ये था कि 2-3 सवाल जो इससे बनते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, और इसके साथ जो है इसमें और भी जैसे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और EU के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार 180 अरब डॉलर से अधिक का अनुमानित है। मतलब कितना हमारा व्यापार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये सब डेटा थोड़ा सा आपके काम आ जाएगा। यहाँ पर जो है गोयल जो है विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोजो-इवेला से भी मिलेंगे। तो ये आपको नाम याद रखना, अगर आपसे पूछ दिया गया कहीं पर कोई कि भाई बताओ ज़रा WTO के महानिदेशक जो हैं वो कौन हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक ऐप वेबसाइट है, तो उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा ही मीडिया कवरेज हुआ है। फ्रॉम सियाचिन टू गलवान गवर्नमेंट लॉन्चेस ऐप टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो अब इसमें जो रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं, और इनके द्वारा जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये देखो, ये सारा न्यूज़ जो है उसी पर नॉलेज नगेट ऑफ द डे, भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है,
तो भारत रणभूमि दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। तो भारत में महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक व्यापक वेबसाइट है जो वर्चुअल टूर, ऐतिहासिक कथाएं और यात्रा की सहायता प्रदान आपको करेगी। मंत्रालय इसमें कौन सा है, तो पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से रक्षा मंत्रालय के तहत इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है तो वो भी जान लेते हैं। तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन और सीमा पर्यटन का बढ़ावा देना। आपको पता ही होगा कि जो बॉर्डर वाला एरिया होता है वहाँ की आबादी बहुत कम होती है, थोड़ा सा वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, बहुत सारे इशू है, उधर का डेवलपमेंट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो सरकार का बहुत दिनों से प्रयास है कि उस एरिया के ऊपर जो है काम किया जाए, तो अलग अलग तरीके से उसे विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है गलवान घाटी लद्दाख आपको पता ही होगा, जो भारत चीन का जो 2020 में वहाँ पर क्या हुआ था। डोकलाम वाला भी आपको पता होगा, ठीक है, जहाँ भारत भूटान और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन बनता है। इसके अलावा जो है LOC, वास्तविक LAC और कई सारे नाथुला है, ठीक है, दर्रा है, लोंगेवाला है, जिसमें 1962-71 के युद्धों का स्थान शामिल है। तो इसमें इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हो रही है। वर्चुअल टूर जो है इसमें आप आगंतुक इंटरैक्टिव अनुभवों के माध्यम से युद्ध क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है इन स्थानों के लिए परमिट, यात्रा व्यवस्था की जानकारी भी मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं, आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब एक खबर ये आई है कि किसकी टंकी चुरा लिए हो बे, पाकिस्तान ने लॉन्च किया सैटेलाइट। तो मीम्स की जो है एक बाढ़ सी आ गई है, और ये चाइना की मदद से ना एक पाकिस्तान ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जैसे कि आप ये देख रहे हो। इधर देखो, ये उसका स्थान है, इसको लोगों पानी में मीम्स बना करके जो है खूब मज़े लिए हैं। ठीक है, और ये इनका जो है पहला स्थानीय रूप से जो है निर्मित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जिसे EU-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इसको लेकर के जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही मीम्स बने हैं। वाई सोशल मीडिया थिंक्स पाकिस्तान EU-1 सैटेलाइट लुक्स लाइक ए वाटर टैंक। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चाइना लॉन्चेज पाकिस्तान इज सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो अब ये देख लो कि ये जो है उनका जो द सैटेलाइट नेम्ड PRSC-EO-1 was launched at 12:07 PM बीजिंग टाइम। ठीक है, और ये जो है 2D कैरियर रॉकेट है इसके बारे में, और आप जो इट्स प्लांटेड ऑर्बिट सक्सेसफुली। तो इसको जो है बहुत ही सुरक्षित तरीके से मतलब भेज दिया गया है। अब ये जो है आपका ऊपर वाला नीचे आ गया। अब आपको CBD का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, CBD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो CBD। और ये COP16 क्या है, COP21 क्या है, तो ये सब के बारे में आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना। ठीक है, और जस्टिस रिटायर्ड अरुण मिश्रा जो है अपॉइंटेड एज ए BCCI बर्ड्समैन। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये हैं अरुण मिश्रा। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, और इसके अलावा जो है इनको BCCI का जो है लोकपाल और आचार अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अरुण मिश्रा का जो कैरियर रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और अरुण मिश्रा ने राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश सहित कई प्रमुख न्यायिक पदों पर कार्य भी किया है, और इसके पहले वो NHRC के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि BCCI में आने के बाद जो है वहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीज़ों में उनका योगदान होगा। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, और एक खबर ये है कि लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑन 16 जनवरी। ठीक है, तो 16 जनवरी को जो है लोकपाल दिवस मनाया गया है, और ये पहली बार मनाया गया है क्योंकि जब से मतलब 16 जो है 1/2014 को जब इसे पास किया गया था, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 को लागू होने के साथ भारत ने लोकपाल की स्थापना हुई थी। तब से जो है ये आपको मनाया, मतलब ये मनाया नहीं गया था, लेकिन 16 जनवरी को जो है आपको नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना की गरिमाई उपस्थिति में से लोकपाल दिवस मनाया गया है। ठीक है,
और एक खबर ये है कि एलन मस्क ने जो है जेफ बेजोस को बधाई दी है, क्योंकि ब्लू ओरिजिन का जो है न्यू ग्लेन रॉकेट जो है अपनी पहली उड़ान में सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया है। और ये सोशल मीडिया पर उन्होंने उसका प्रशंसा इसलिए व्यक्त किया है। और ब्लू ओरिजिन जो है फ्लोरिडा से रवाना हुआ था, ये देख लो। बेजोस ब्लू ओरिजिन रीचेस ऑर्बिट इन फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। तो ये खबर है, इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक आया है न्यूज़ की आरबीआई सोल्ड रिकॉर्ड 20 बिलियन जो है डॉलर जो है नवंबर टू बैंक रूपी एमिड एफपीआई आउटफ्लोस। आरबीआई ने 20 अरब डॉलर रुपए बेचे और रुपये के गिरावट को से बचाने के लिए बड़ा हस्तक्षेप है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो एफआईआई का बिकवाली हुआ है और अमेरिका में अभी चुनाव की वजह से जो है ना रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर होता जा रहा था, तो उसको आरबीआई ने बचाने का प्रयास किया है। तो ये उनके द्वारा जो है अब ये स्टॉक मार्केट में ये सेलिंग करना, जो कमोडिटी सेलिंग होता है तो उसमें रुपया भी आप जो है पेयर जैसे यूएसडी आईएनआर का सेल होता है, यूरो आईएनआर का होता है, जापानीज जो येन आईएनआर का होता है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड ये खबर था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। और ये एक तरीके से जो खबर के थ्रू चला रहा हूँ मैं चैनल, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका भी जो है नॉलेज इन्हेंस हो और उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। मैं ये दावा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, और भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दरअसल में मैं ये न्यूज़ सोर्स इसलिए भी देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि खबर कहाँ से आई है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ पीपीटी या क्वेश्चन एमसीक्यू बना करके भी आप लोगों तक ला सकता हूँ, लेकिन ऐसा हमारा कुछ इरादा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका सोर्स क्या है, मैं रिसोर्स मैंने कहाँ से यूज़ किया। तो ज़्यादातर ये डीडी न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ठीक है। तो यहाँ से न्यूज़ लिए जाते हैं और ये न्यूज़ बहुत ही स्पेसिफिक न्यूज़ होता है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा मतलब आपके किसी एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा और आपके अंदर रस संचार की भावना नहीं करेगा कि आप जो है पूरा सिर्फ एक ट्रेंड पर बहो मत। उस समय भी देश में कई सारी घटनाएं घट रही है, कई सारी चीज़ें हो रही है, उस पर भी आप फोकस करो। अगर आप अभी मेन मीडिया का न्यूज़ देखोगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी महाकुंभ का चल रहा है। अच्छी बात है, वो चलना चाहिए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने भी इसके पहले वीडियो में बताया कि महाकुंभ कब से कब तक है और कब ख़त्म हो रहा है, किस किस दिन तक जो है शाही स्नान है। तो इतना है, अगर आपको जाना है तो जा कर के नहाइए, श्रद्धा का चीज़ है ना। लेकिन उसी के बहाने कई सारी जो खबरें हैं जो आप तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि आपको किसी परीक्षा में कहीं पर भी आपका काम आ जाए, वो खबर कई बार दब जाती है। तो मैं इसी पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।